अगर किसी दिन आप पाते हैं कि आमतौर पर स्वस्थ, मिलनसार और कोमल स्वभाव की आपकी दादी अचानक अस्वस्थ हो गई हैं, तो तुरंत कदम उठाएं। अचानक चिड़चिड़ी और नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और वे ऐसे दिखती हैं जैसे आप उन्हें कभी नहीं जानते थे। जब भी वह ठीक हो जाती हैं, वह फिर से अपने कोमल और दयालु रूप में वापस आ जाती हैं। हालांकि उन्हें पहले हुए घटनाओं का बिल्कुल भी याद नहीं रहता। ऐसी स्थिति का सामना करने पर आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे? जून 2023 में मैं 9वीं कक्षा से स्नातक हुआ, लेकिन हाई स्कूल में प्रवेश न कर पाने और कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मैंने किसी अन्य स्कूल में नहीं गया। बाद में मैंने नौकरी की तलाश की, लेकिन उस समय मैं अभी नाबालिग था और शारीरिक स्थिति के कारण मुझे नियोक्ता ने वापस आने को कहा। उस दौरान मैं केवल घर पर ही रह सकता था। जब 2024 फरवरी में नया साल आने वाला था, तब मैं और मेरे माता पिता साथ में अपने घर लौटे। मेरे दादा की जल्दी मृत्यु हो गई थी। घर में केवल दादी अकेले जीवन यापन कर रही थीं। पहले मेरी माँ के पास काम नहीं था, लेकिन इस साल के बाद उन्होंने एक नई नौकरी पाई। इसलिए हमने तय किया कि दादी हमारे साथ काउंटी शहर लौटेंगी, ताकि हम अपनी बहन की देखभाल में मदद कर सकें, जो अभी किंडरगार्टन में जा रही है। नया साल खत्म होने के बाद जब हम काउंटी शहर वापस आए, तो हर सुबह दादी ही मेरे और बहन के लिए खाना बनाती थीं। खाना खाने के बाद सभी बर्तन भी दादी ही साफ करती थीं। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि एक ऐसी अनोखी घटना हुई जो मुझे आज तक पूरी तरह से याद है। एक दिन दोपहर मेरी माँ सर्दियों की छुट्टी से वापस आकर खाना खाने आई। दादी ने खाना बना लिया। इसके बाद घर में प्रवेश करते ही दादी ने अचानक कहा कि पैरों में दर्द हो रहा है, जो सामान्य था, क्योंकि वह हमारे परिवार में सबसे मेहनती व्यक्ति थीं। पहले गांव में जब दादा बीमार थे, तो पूरी तरह से दादी ही उनकी देखभाल करती थीं। सभी कृषि कार्य भी वह अकेले ही करती थीं। रोजमर्रा के कामों से उनके पैरों में कुछ दर्द होना स्वाभाविक था, लेकिन इस बार की स्थिति कुछ अलग थी। दादी अपनी टांग के दर्द के बारे में बताते हुए धीरे धीरे रोने वाली आवाज में बदल गईं। आखिरकार उन्होंने सच कहकर आंसू बहा दिए। मैंने कभी नहीं देखा कि दादी ने पहले अपने टांग के दर्द के सबसे गंभीर समय में रोया हो। यह रोने के स्तर तक भी नहीं पहुंचा था। क्या इस बार वाकई में बहुत दर्द हो गया है? मेरी माँ भी चौंक गईं। जल्दी से दादी को सोफे पर लेटने और थोड़ी देर आराम करने को कहा। दादी अपनी टांग सहलाते हुए आंसू भरे चेहरे के साथ बहुत दुखी लग रही थीं। मैं वास्तव में कभी नहीं देखी। मैंने अपनी माँ से कहा, चलो दादी को अस्पताल ले जाकर जांच कराते हैं। माँ ने सिर हिलाकर सहमति जताई और जैसे ही हम दादी को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हो रहे थे, होपो की दादी, कृपया हमारे साथ चलो, हम अस्पताल जाकर देख लेते हैं। सोच भी नहीं था कि ऐसा कहने पर दादी अचानक सोफे से कूद पड़ी। फिर ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुछ डरावनी चीज देखी या सुनी। वह लगातार चिल्ला रही थी और दोनों हाथ हिला रही थी, क्योंकि मैं उन रहस्यों जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता। इसीलिए मैंने सोचा कि यह शायद दादी के अत्यधिक तनाव के कारण हो सकता है। लेकिन तनाव को छोड़ते समय यह किसी को इतना असंयमित नहीं करना चाहिए। तभी मेरी माँ ने अचानक से प्रतिक्रिया दी, बिल्कुल ऐसे जैसे उन्होंने बिना सोचे समझे कुछ अशुभ चीजों को बुला लिया हो। तुरंत बाद उन्होंने तुरंत ही मेरी आंटी जिन को फोन करके सूचित किया। आंटी जिन एक क्लिनिक में नर्स हैं, लेकिन इस तरह के मामलों के बारे में थोड़ी बहुत जानती हैं। इसलिए मेरी माँ ने दादी की स्थिति के बारे में आंटी जिन से बात की। आंटी जिनेन ने उन्हें पहले एक सिगरेट ढूंढने, जलाने और एक रस्सी लेने को कहा। फिर दादी पर कुछ रस्सी धुएं लगाने को कहा। मेरी माँ ने उनके सुझाव पर काम किया। इसके बाद दादी की असामान्य स्थिति धीरे धीरे शांत होने लगी और थोड़ी देर बाद अचानक मैं फिर से अपनी आंखें खोली। देखा मेरी माँ उसके पास धुआं छोड़ रही थी और तुरंत ही वह फिर से असंयमित होने लगी। मेरी माँ भी बहुत डर गईं और तुरंत अपने हाथ में लगी सिगरेट फेंक दी। दादी को सहलाना शुरू किया। इस समय स्थिति और भी अधिक गंभीर हो गई। मेरी माँ ने मेरे चाचामे को फोन किया और उनसे हमारे घर आने को कहा। चाचामे हमारे घर आने के रास्ते में इस दौरान दादी ने लगता है कि वह अपने भावनाओं पर पुनः नियंत्रण पा ली और धीरे धीरे सोफे से बैठ गई। मेरी माँ ने चिंता से पूछा, माँ आप ठीक है ना? लेकिन दादी ने कहा कि उन्हें अभी ऊपर जो हुआ वह याद नहीं है। उस समय मैं भी हैरान था। जाहिर है उनकी भावनाएं अभी बहुत अधिक नियंत्रण से बाहर थीं। अब कैसे वह कुछ भी याद नहीं कर पा रही हैं। दादी ने कहा कि अब उनके पैरों में दर्द बहुत कम हो गया है। बस उनका चेहरा सूजा हुआ था जब चाचा में घर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। दादी ने फिर भावनाओं पर नियंत्रण खोकर गुस्सा जताया। सोफे पर लेटकर अपने बाएं चेहरे को ढककर दिल तोड़कर रो रही थी। मेरी माँ जल्दी से दरवाजा खोलने गईं। चाचा ने दादी की रोने की आवाज सुनी और जोर से डांटा, दादी जी,
इतनी जोर से नहीं रो रही हैं क्या? बच्चों को डराने से नहीं डरती। जल्दी रोना बंद करें। चाचा में घर आए, सोफे पर बैठकर दादी को शांत किया। थोड़ी देर बाद दादी ने मानसिक संतुलन बहाल किया, लेकिन अभी भी नहीं याद कर पा रही थीं कि क्या हुआ था। फिर मेरे चाचा के दादा ने फिर से फोन निकाला और मेरी एक फूफा को फोन किया, क्योंकि मेरी यह फूफा इस प्रकार की चीजों को अच्छी तरह समझती हैं। मेरी फूफा ने कहा कि पहले घर में अगरबत्ती जलाएं, फिर स्थिति देखेंगे। इस समय दोपहर 4 के पार हो चुके थे, क्योंकि घर में अभी भी बच्चों को लेने के लिए चाचा के दादा ने दादी की स्थिति सामान्य होने की पुष्टि करने के बाद चले गए। उनके जाने के बाद दादी में कोई असामान्य स्थिति नहीं दिखी। शाम को फूफा ने फिर मेरी माँ को फोन किया। उन्होंने कहा कि वे आज रात 9 बजे बाहर जाकर कागज जलाएं और जोर देकर कहा कि जलाने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। मेरे लिए कौन सा सामान लाना है स्पष्ट नहीं सुनाई दिया। मेरी माँ को डर था कि मैं डर जाऊंगी, इसलिए उन्होंने मुझे साथ नहीं लिया। सौभाग्य से काम अच्छे तरीके से आगे बढ़ा। वापस आने के बाद से दादी आज तक पहले जैसी कोई स्थिति फिर से नहीं आई। आज तक मुझे नहीं समझ में आता कि क्या दादी उस समय अत्यधिक दबाव के कारण भावनात्मक रूप से अस्थिर हो गई थी, या फिर वास्तव में कुछ ऐसा है जो वैज्ञानिक व्याख्या से परे है और हमारे घर में प्रकट हुआ। अगर किसी को इस घटना की जानकारी है तो कृपया टिप्पणी अनुभाग में विचार साझा करें। शायद हम रहस्य सुलझा सकें जो मुझे हमेशा परेशान करता रहा।